हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम और आज के क्लास में 29 सितंबर जूनियर ऑडिटर का आपका पेपर हुआ है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे। ओके, पेपर 2 में सेकंड पार्ट। अगर आपने कॉमर्स अटेम्प्ट किया है तो कॉमर्स का आपने देख लिया होगा कितना। अगर आपका इकोनॉमी आपने अटेम्प्ट किया है तो मेरे साथ आप देखेंगे कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत बताऊंगी कि मैं कैसे ये आंसर सही है। ओके, तो 51 क्वेश्चन आया हुआ था। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछा गया था। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल में क्या होता है कि आपके हाथ में है और एक्सटर्नल आपके हाथ में नहीं है। तो फैक्ट्री लोकेटेड क्लोज टू एक्सपेंडिंग फैक्ट्री ऑब्टेनिंग द लोअर कॉस्ट, लोअर है राइट, लोअर कॉस्ट है, तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगी एक्सटर्नल। तो देखो, फर्स्ट का सी होना चाहिए, सब में है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे हो गया है। तो चलिए देखते हैं। पॉपुलेशन ट्रैफिक इन लोकल एरिया, लोकल एरिया मतलब कि एक्सटर्नल है, लेकिन क्या है यहाँ पर, पोल्यूशन है। ओके, पोल्यूशन है तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड का एक्सटर्नल डी देखते हैं तो आपका पहले हो जाएगा सी और डी, सी और डी मतलब इसमें है, तो डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये जो थर्ड है वो क्या हो रहा है, ड्यू टू लार्ज स्केल हो रहा है, ड्यू टू लार्ज जिससे कॉस्ट कम हो रही है, तो वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगा। तो ए आंसर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो डी आंसर होता है। तो 51 का डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसी के साथ आपको बोला गया ट्रू अबाउट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट पूछा है लॉन्ग रन फर्म अर्न सेम मॉडरेट लेवल ऑफ, नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न भी करता था। इक्वल थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ग्रेटर देन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेनी फर्म ट्राई टू एंटर क्या होता है यहाँ पर, तो क्या था, फ्री एंट्री और एग्जिट था, जो मर्जी आओ जो मर्जी जाओ। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है तो ये इजीली हो जाता। लॉन्ग रन में से ऑल जो कॉस्ट होती हैं, चाहे वो स्मॉल है, एवरेज है या मार्जिनल है, सब इक्वल होता है। तो ए आर एम आर सब इक्वल होते हैं, तो बी आंसर हो जाता है ये। तो लॉन्ग रन में इसका डेरिवेशन भी मैंने प्रूव करके भी बताया था कि कैसे लॉन्ग रन में सब इक्वल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ने क्या बोला था, डिफरेंट, ओके, डिफरेंट लेंथ की फर्टिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलिटी, और उससे जितना वो फर्टाइल होगा उतना उसकी रेंट होगी। ये बताइए, अगर इस तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये बता रहा है रेंट इज अ पोर्शन प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन इलास्टिक, अगर इसकी अजम्पशंस पढ़ेंगे तो वहां पर लेंथ परफेक्टली इन इलास्टिक बताया गया है। और डिफरेंशिएटेड थ्योरी ऑफ रेंट मतलब कि जो लैंड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है, डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मार्केट फेलियर के रिगार्डिंग आपको बोला गया है, जो है मार्केट फेलियर के रिगार्डिंग क्या सही है। ओके, सही पूछा गया है। मार्केट फेलियर 54 क्वेश्चन की बात करें, मार्केट फेलियर पब्लिक गुड्स से होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन में रेमेडी ऑफ मार्केट फेलियर, नहीं, पब्लिक गुड्स से मार्केट फेलियर होता है। मार्केट पावर कुछ नहीं होता है। पोल्यूशन, यस, पोल्यूशन सोशल कॉस्ट, अगर 2% इन्वॉल्व है एक्टिविटीज में, तो अगर पोल्यूशन सोशल कॉस्ट एग्जाम्पल जैसे कि, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सी आंसर होगा। पॉवर्टी की बात कुछ नहीं बोली थी, तो इसको पढ़ते तो इजिली करेक्ट हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है इनकम और सब्स्टिट्यूशन। तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो नॉर्मली देखें तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव गुड्स, मतलब कि दिस गुड नहीं, अदर गुड्स की वजह से इस गुड्स में क्या होंगी, चेंजेस होंगे। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर पैटर्न ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस, तो वो इनकम तो नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फर्स्ट का बी तो होगा ही आपका। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
गलत हो गया है। इट इज नॉन पॉजिटिव। यस, सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, बार बार मैंने बोला था। तो ये सब्स्टिट्यूशन मतलब बी हो जाता है। इट पॉजिटिव और नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होगा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड्स है। ओके, ये है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, इसको मैच करेंगे तो आप। ठीक है, तो आपको अगर ये दोनों के कंसेप्ट पता होते तो ठीक था। ओके, ये चीज़ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगर एक दो बार अगर आपने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप कर पाते। ओके, ये है। तो इसका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये करेंगे। और ये पूछा गया है सेल्स कब इंक्रीज होगा। ओके, करंट उसका 50 है, और कैसे 10% इंक्रीज का कर जब प्राइस कम करेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को निकालते हैं, उसके बाद आपको 0.05, ओके 0.5 ऐसे कुछ आता है, उससे प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो अगर आप निकालते हैं तो डी आंसर इसका आ जाता है। ओके, ये है। तो मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, बट इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, इस वे से अगर आप निकालते तो बस इसीलिए पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर मैं स्टूडेंट आपसे डिस्कस करूं, तो जो सिलेबस में मेंशन है सारे उसी से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ एग्जामिनर के द्वारा। तो नॉट लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल जीडीपी, लिमिटेशन, ये क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन था। लिमिटेशंस क्या नहीं है। ओके, तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो ये नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज, ओके, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ मॉनेटरी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आपसे पूछा नॉट लैक है। इट कॉम्प्लेक्स मेजर डिफरेंशियल स्टैंडर्ड और डिफिकल्ट टू एग्रीगेट, ऐसा कुछ नहीं है। इट नॉट ओनली इग्नोर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट डिग्रेडेशंस, मतलब कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो एनवायरनमेंट कितना डिग्रेड हो रहा है इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो यस, ये जीडीपी का लिमिटेशन है। ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इंक्लूड नहीं करता है। यस, दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि आप इसको एग्रीगेट कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज तो होता है। तो बी आंसर इसका है। तो अगर आपने लिमिटेशन सारे पढ़े तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता था स्टूडेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, सब करेक्ट कर सकते थे इसको। तो नेशनल इनकम, ये क्लास के दौरान जब मैं लाइव ले रही थी तो किसी बच्चे ने पूछा था फॉर्मूला क्या होता है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ओके, फैक्टर कॉस्ट अगर आप इसको देखेंगे तो 110 को ऐड करेंगे, 30 को ऐड करेंगे, 15 को ऐड करेंगे, ये माइनस कर देंगे, प्लस 1 करेंगे, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है डी, 153 आंसर आ जाएगा। ओके, 153 आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आप करेक्ट कर पाएंगे, सभी का आंसर ये सही होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर केस के दौरान क्या फॉर्मूला है, तो ये 1/1 माइनस MPC है। तो ये आपका डी आंसर हो जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ओके, ये है मंडल फ्लेमिंग मॉडल की बात करें, फिक्स और फ्लेक्सिबल मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में क्या इफेक्ट होगा ये बताया था। तो एक दो बार अगर ये पूछते, अगर आपको ये थ्योरी के बारे में पता है तो सॉल्व कर सकते, क्योंकि सी में जो बोला गया है, इट अज्यूम दैट प्राइस लेवल एट होम एंड अब्रॉड वेरी सिग्निफिकेंटली, ये ऐसा नहीं बोला है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सी होगा आंसर। ओके, सी आंसर होगा इसका, सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपसे पूछा है प्राइस कंट्रोल, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए फिस्कल मेजर कौन सा है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, ए इज रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस और वेज, यस है। ये सी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर है, फिस्कल पॉलिसी के। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बी आंसर होगा। ओके, इसका बी आंसर होगा, प्राइस और वेज कंट्रोल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें हम, तो है 1991 का रिफॉर्म्स। ओके, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट वाइज है तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता था, तो हार्ड क्वेश्चन है ये। तो रिफॉर्म की बात करें तो FDI इनफ्लो इंक्रीज हुआ। ओके, ये चीज़ है, बिल्कुल सही है। रिफॉर्म इंक्रीज GDP,
ये तो ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर इज लेग्ड इन पोस्ट रिफॉर्म एंड लीड टू बी मैसिव शिफ्टिंग ऑफ लेबर अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जब एफडी आया तो एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होने लगे सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही है। तो जो फर्स्ट और थर्ड वो सही है। ओके, और थर्ड सेकंड गलत है, तो सी आंसर। फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, तो आपका सी आंसर होता है। ठीक है, जो सेकंड है वो फॉल्स है, विदाउट पुटिंग द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, ये चीज गलत हो जाती है। चलिए, तो 63 की बात करें तो 63 का आंसर क्या होगा? अच्छा, अशास्त्रा कौटल्या। अगर इसको क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है स्टूडेंट, तो इसको कॉमन सेंस से क्वेश्चन को पढ़ते तो कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, ये चीज है। तो कौटल्या के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आप पूछेंगे तो वो दिया हुआ है, किंग शुड नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं था, तो ए आंसर हो जाता है 63 का ए आंसर। ओके, ये चीज है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द पास्ट डिकेड, ये क्या पूछा है? इनकम इक्वालिटी, इंडिया में इनकम इक्वालिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो टैक्स सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड इनकम फ्रॉम लेबर, इसकी वजह से हो रहा है। एग्रीकल्चर इंटेंसिटी और डाइवर्सिटी थ्रू सस्टेनेबल एंड मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, इसकी वजह से भी हो रहा है। और यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ओके, इसकी वजह से। तो तीनों आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो डी आंसर होगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग सीरियसली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आना ही था, ये क्वेश्चन आएगा ही। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, और स्पेशली वुमेन की बात करें, वुमेन की अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो इससे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग अनलाइकली नॉट अ रीजन ऑफ, अगर फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो लैक ऑफ रेलिवेंट लेबर मार्केट स्किल अमंग यूथ, ये है। अगर अनविलिंग यूथ टू माइग्रेट टू अर्बन, अनविलिंग, माइग्रेट तो करना चाहते हैं, माइग्रेट हो भी रहे हैं, तो ये भी नहीं है। यूथ फेसिंग स्टिफ कंपटीशन इन लेबर मार्केट फ्रॉम यंगर पीयर एंड एक्सपीरियंस एडल्ट, सी जो है वो स्टूडेंट वो रेलेवेंस नहीं बोल रहा है कि ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए चैलेंजेस है क्योंकि वो कंपटीशन फेस कर रहे हैं अपने पीयर ग्रुप से और एक्सपीरियंस एडल्ट से। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सी आंसर हो सकता है, इसको एक बार चेक भी कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मिसमैच ऑफ हायर, ये भी है क्योंकि जो हायर एजुकेशन, ओके, देखिए पहला तो है क्योंकि लेबर उसकी स्किल नहीं है, तो यस बिल्कुल सही है। स्किल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, बिल्कुल ये तो लिखा ही होता है, तो स्किल की आप लिख सकते हैं, स्किल की वजह से। अनविलिंग ऑफ यूथ टू माइग्रेट अर्बन एंड अवे फ्रॉम द रूरल, अनविलिंग है कोई, मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछा है अनविलिंग, करना नहीं चाहते हैं। यूथ स्टिफ, मतलब कि अगर आप चारों स्टेटमेंट में देखेंगे तो जो सी स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा रेलेवेंस नहीं बता रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग सी आंसर होगा, क्योंकि वो कंपटीशन फेस कर रहे हैं पीयर और एडल्ट से, जॉब अवेलेबल ही नहीं है, तो जॉब कैसे करेंगे। ओके, तो तीनों जो स्टेटमेंट है, हायर एजुकेशन और इकोनॉमी, इनफ जॉब हायर एजुकेशन की वजह से, और इकोनॉमी जो जनरेट कर रही है जॉब वो कम है, तो आप देखेंगे इस ये भी चैलेंजेस है, ये भी चैलेंजेस है, ये भी, जो बी सी आंसर है मुझे नहीं लग रहा, तो सी आंसर हो जाएगा। ओके, ये चैलेंज, ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है। ओके, चलिए, यहाँ पर SMES, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस पूछा है, वैसे हो जाता है MSME हो जाता है, तो SMES पूछ लिया है। रिगार्डिंग ट्रू पूछा है आपसे। ओके, ये देखिए इसमें, तो इसमें से रिगार्डिंग ट्रू पूछा गया है, तो अगर हम देखें इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था स्टूडेंट, आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो अगर ट्रू पूछा है तो आंसर ट्रू पूछ लिया है, तो थोड़ा सा इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए क्योंकि 25 नहीं, ये 30 to 35 कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है साफ साफ। ठीक है, वेरियस स्कीम रिसेंट डिके हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हेडल्स फेस बाय SME और सिंप्लाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सेसिंग, ये है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिसेंटली स्कीम्स लाई गई हैं जिससे जो हर्डल्स से प्रॉब्लम्स से वो सॉल्व हो गए। चलिए आगे देखते हैं। इन लाइट ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन लीडिंग टू स्टिफ कंपटीशन, ये नहीं हो सकता क्योंकि रैपिड ग्लोबलाइजेशन है तो बहुत सारी कंपटीशन, वैसा नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं, राइट। ये एम्प्लॉइंग नियरली 40% ऑफ नेशनल वर्कफोर्स, ये जो स्टेटमेंट है डी वो परफेक्टली फैक्ट बेसिस पर है, ओके इसीलिए मैंने डी आंसर किया है। क्योंकि जो बी है ये ठीक है बट इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया है, तो बी और डी हो सकता है लेकिन मैं डी पर जाऊंगी क्योंकि 40% ऑफ नेशन वर्कफोर्स जो डिपेंड है वो एसएमई पर, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस पर डिपेंड है, ये बिल्कुल फैक्ट बेसिस पर है, तो डी आंसर होता है स्टूडेंट, ओके ठीक है। यहाँ पर वेरी हो सकता है एग्जामिनर के द्वारा बट मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि ये फैक्ट है, ये मैंने सर्च करके फिर मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो 40% ऑफ नेशनल, और जो सेकंड है, ओके तो बी भी हो सकता था बट मैं सी डी पर जाऊंगी क्योंकि ये परफेक्ट बता रहा है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, रेफर टू द डेवलपमेंट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एक्सपेक्ट्स को ऐड करता है तो वो डेवलपमेंट होगा, वो ग्रोथ नहीं होगा, वो कैपिटलिज्म नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, तो डी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके ये चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो गुरनाल मेडियाल की थ्योरी से पूछा गया स्टूडेंट। बेसिकली अगर हम बात करें तो उन्होंने स्प्रेड इफेक्ट और बैकवश इफेक्ट दिया था। स्प्रेड इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बैकवश इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट। जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, इसीलिए बैकवश इफेक्ट होगा ए, क्योंकि ये बोल रहे हैं आईटी हब बेंगलुरु है जिसमें से इमर्स इकोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रेन ऑफ सिटीज पर पड़ा, जिससे जो लेबर माइग्रेट हुए थे, ओके वो रिमेन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर हैव फॉलन बिहाइंड। मतलब कि अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से तो नेगेटिव इफेक्ट, और नेगेटिव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू गुरनाल मेडियाल जो होता है वो बैकवश इफेक्ट होता है, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेल्सन थ्योरी ऑफ लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, मतलब कि जो अंडर डेवलप कंट्री हैं वो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्यों है, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। तो इसको अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पूछा गया, अंडर डेवलप्ड कंट्री स्टेबल इक्विलिब्रियम है और उसकी पर कैपिटा इनकम क्लोज टू सब्सिस्टेंट लेवल है, बिल्कुल सही है, ओके। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और फर्दर वो बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज पर कैपिटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बी होगा। सी भी देख लेते हैं, इकोनॉमी में एस्केप द लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, मतलब एक इकोनॉमी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप है क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम एक्सीड द ग्रोथ रेट ऑफ, मतलब कि एस्केप मतलब वो बच सकता है लो इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रैप, कैसे, जब उसका इनकम एक्सीड हो जाएगा पॉपुलेशन से, बिल्कुल सही है। लो, ये तो बिल्कुल साफ साफ है, इसकी दो इक्वेशन है, उसमें ग्रोथ भी है स्टूडेंट, पॉपुलेशन भी है और नेट कैपिटल भी है, तीनों है, तो आप देखोगे जो बी है वो सही नहीं बोल रहा है अकॉर्डिंग टू नेल्सन, ओके। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू नेल्सन थ्योरी, तो बी आंसर करेक्ट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्स व्यू ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। मैं आपको हमेशा बोलती थी रिजर्व आर्मी, तो अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो सी स्टेटमेंट में सोशलिस्ट कम्युनिटी द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सब्जेक्ट नेचर ऑफ इट्स फोर्स, ये है, ठीक है। ये चीज़ है कि एक दिन रिजर्व आर्मी होगा और कैपिटलिस्ट को नष्ट कर देंगे, तो सी आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स की थ्योरी। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट बोला गया, फिर फ्री मार्केट जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरैक्ट करेंगे रिफॉर्म्स में तो वो होगी न्यू लिबरल, ओके न्यू लिबरल बोला गया है, ओके जहाँ पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों एड ऑन हो जाते, न्यू लिबरल पॉलिसी, मतलब ए आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है
ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि अगर यूएस, जैसे कि ये क्रिटिसिज्म ऑफ हेक्सर-ओलिन की थ्योरी थी कि अगर यूएस कैपिटल इंटेंसिव है तो उसको एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव, बट वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट कर रहा था, तो इसको क्रिटिसाइज किया था और उसको बोला गया था लियोन्टिफ पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स। तो ये डी आंसर हो जाती है। ठीक है, तो 72 का डी आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैथ द फॉलोइंग करना है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इजीली क्रैक हो सकता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या, किसका पार्ट है, वो करंट कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट, मॉनेटरी गोल्ड हेल्ड एसडीआर, वो क्या है, ऑफिशियल रिजर्व्स है। इलीगल ट्रांजैक्शन एरर एंड ओमिशन में आ जाता है। सर्विस, वो क्या है, करंट अकाउंट। तो अगर मैच करेंगे तो डी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हु प्रेफर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग एट इंडस्ट्रीज एंड ओनली रिसेंटली बिगन टू, बोलते कि अगर कोई भी बाहर से आ रहा है तो कौन सी एज अ गवर्नमेंट आपको पॉलिसी लगानी पड़ेगी ताकि आपके स्मॉल एंटरप्रेन्योर प्रोटेक्ट हो सके। तो ये होता है प्रोटेक्शनलिज्म पॉलिसी। तो बी आंसर हो जाएगा। ओके, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी से थ्योरी, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन था। परचेजिंग पावर प्योरिटी मतलब रेशो है कि आप कितना परचेज कर पाते हो अपनी करेंसी एज कंपेयर टू अदर करेंसी। तो अगर चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे स्टूडेंट तो डी स्टेटमेंट जो है वो गलत बोल रहा है, फोल्स है। ठीक है, डी, इसमें आपको पढ़ना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आपको थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने कंसेप्ट को लगा के फिर आंसर आता, तो मेरे अकॉर्डिंग ये डी आंसर है। ओके, ये चीज़ है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया है वो नल हाइपोथेसिस, रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ है, वो नल हाइपोथेसिस जहां पर वो करेक्ट होगा लेकिन रिजेक्ट कर लिया, करेक्ट था बट आपने रिजेक्ट कर दिया, मीन्स वो एरर पूछा गया है, तो टाइप 1 एरर होगा जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 को बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये आंसर सी हो जाता है। ओके, करेक्ट डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर टी टेस्ट एफ टेस्ट देखेंगे तो n-1 होता है। तो आपको ना एक सैंपल साइज 10 दिया है, दूसरा सैंपल साइज भी 10 दिया है, तो दोनों का आंसर 9 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना था, ये सिंपल क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अब जब देखोगे स्टूडेंट वो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आपका एग्जामिनर ने माइंड जो है वो एग्जॉस्ट कर चुका है, थका दिया उसने, अब उसने सिंपल क्वेश्चन दे दिए। ओके, ये चीज़ है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन अब आप देखोगे तो इजी है। फिर वो बोलते हैं, ये इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन था कि अगर दो और जो जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं अगर उनमें रिलेशन होता है तो वो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आंसर डी होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये पूछा है कि रिग्रेशन मॉडल विद डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल ये अनोवा लगता है, डमी जो होता है उसमें अनोवा लगता है क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी। ओके, क्वालिटेटिव। तो ये सिंपल का क्वेश्चन था, डमी वेरिएबल से, डमी वेरिएबल में अनोवा लगता है, अगर आपने ये भी पढ़ा है तो भी इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो ये इसमें जो है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा डेरिवेशन पूछा गया। ओके, तो आपको एक कंजम्पशन फंक्शन दिया है और डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या होता है, मार्जिनल होता है। तो हिंट दे दिया था एग्जामिनर ने, अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें बिलो डेरिवेशन एंड रिप्रेजेंट द मेनी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इन इकोनॉमिक्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था, हिंट दे रहा है एग्जामिनर बेसिकली आपको। तो आंसर सी हो जाता है, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम डेरिवेशन इन इकोनॉमी। कैसे करते हैं, मार्जिनल से ही करते हैं और डेरिवेशन से आपको मार्जिनल कंसेप्ट निकलता है। ओके, ये है लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन, थोड़ा सा ये हार्ड था। पी और क्यू आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना था, तो आंसर डी होता है। इसको सॉल्व करेंगे पी और क्यू और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से, तो डी आंसर इसका आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉल्स रिगार्डिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स से 4 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपको पता है कि जो आरसी होता है, आरसी, आर मतलब कि जो रो और कॉलम होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड में अगर आप देखोगे तो पूछा है कॉलम ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू
कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2, ये गलत है, ये उल्टा है। ओके, तो आपका बी, मतलब नॉर्मली अगर आपको मैट्रिसेस आपने किया है और आपने उसकी प्रॉपर्टीज करी हैं तो ये इन मतलब सॉल्व हो सकता था इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर ऑप्शन दे रहा है, आरसी होता है ना कि कॉलम और रो हो जाता है, रो और कॉलम होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ओके, ये है, और आर सारे स्टेटमेंट ठीक है। इंटीगर्स मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए बी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो सी भी ठीक है। तो सबसे जो स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहा है वो बी स्टेटमेंट बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भी सिंपल है। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड आप जाके इंटरव्यू लेके फिर आप कलेक्ट करते हो। तो इनकम कलेक्टेड फ्रॉम नेबर, आप गए और क्वेश्चन आर से आपने कलेक्ट किया, यस प्राइमरी है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फीडबैक कंपाइल फ्रॉम द ऑनलाइन सर्वे, सेटिस्फेक्शन फीडबैक, ओके, ये क्वालिटेटिव भी है तो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। शेयर, ओके, आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर प्राइस का डाटा लिया, तो ये कहीं से आपने लिया वेबसाइट से, वो सेकेंडरी डाटा होगा। ओके, ये है। ओके, फिर ये नहीं होता है पर्सनल डायरीज से, तो मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर होगा। ओके, ए आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल था। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सारी जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो बी 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 आंसर होगा सी। स्नोबॉल, कन्वीनियंस, जजमेंटल और कोटा सब जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। ओके, आपसे पूछा है गुड एवरेज, एवरेज की प्रॉपर्टीज अगर आपको आता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये रिजिडिटी डिफाइंड बट सिंपल टू कलेक्ट, ए आंसर ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेशन सही होता है, और इम्पैक्ट नॉट इम्पैक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, बट नॉट इम्पैक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये भी है। ओके, और इट शुड बी अनइफेक्टेड बाय सैम्पलिंग मेथड, तो डी आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका डी आंसर हो जाए। नॉट करेक्टरिस्टिक्स, नॉट है, मुझे सारे लग रहे हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट नॉट इम्पैक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, ये है। बी भी हो सकता है स्टूडेंट, इसको एक बार आप चेक करना, ठीक है, क्योंकि वो इम्पैक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, तो बी भी हो सकता है। ओके, ओके, ये तो स्टेटमेंट ठीक है कि बेस्ड ऑन ऑल एग्जाम बट नॉट इम्पैक्ट, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो इसको चेक करेंगे। गुड एवरेज बी भी हो सकता है। ओके, ये चीज़ है, देखते एग्जामिनर क्या आंसर देता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये करेक्ट हो सकता था। स्क्यूनेस और कुटोसिस से आपसे पूछा है। स्क्यूनेस जो है वो सिमेट्री बताता है, ये सिमेट्री है या असिमेट्रिक है, बिल्कुल सही है। जो कुटोसिस है, ओके, स्क्यूनेस, जो कुटोसिस वो पीकनेस बनाता है, लेप्टोकुटिक है, बिल्कुल सही है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो अपेयर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्यूज मतलब कि अगर इंडिया की देखें तो पॉजिटिव स्क्यूड है, क्यों, क्योंकि किसी के पास हाई इनकम है, किसी के पास लो इनकम है, और जो सबसे ज़्यादा है पुअर लोग, उनसे उनके पास लो इनकम है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। नेगेटिव स्क्यूड इन्होंने बोला है कि वो राइट टेल होगा, नहीं, वो लेफ्ट टेल होता है। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, थर्ड गलत होगा। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, सी आंसर हो जाता है। फिर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। स्पेयरमेंट रैंक कोरिलेशन इजी था, ए आंसर हो जाए 166 होगा। डी स्क्वेयर एन एन टू माइनस एन, तो या तो n3 - 1 होगा, तो स्पेयरमैन कोरिलेशन, तो ए आंसर सिंपल सा था, नॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट से क्या था, देखिए यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट चेंज विथ ओरिजिन बट नॉट स्केल, बिल्कुल सही है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट ये बोलते हैं कि इफ वन रिग्रेशन इज ग्रेटर देन वन देन अदर विल बी लेस देन वन, ये भी सही है। लेकिन आप सी देखेंगे तो ऐसा नहीं है, मैंने ये क्लास में बताया था, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो बट ये बोल रहे हैं कि वन रिग्रेशन बी एक्स ऑन वाई इज पॉजिटिव, द अदर मस्ट बी नेगेटिव, नो, बोथ आर द पॉजिटिव सेम टाइम एंड बोथ आर द नेगेटिव एट द सेम टाइम, तो सी आंसर गलत हो जाता है, तो सी होगा। ओके, ये अगर इसमें देखें रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन, जो अर्थमेटिक मीन होगा, और इक्वल टू कोरिलेशन कॉफिशिएंट वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो सी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ओके, ये
अब ये आपसे पूछा गया है, आपको अगर इसका मतलब पता होता तो आप सॉल्व कर देते। तो फिर 90 की बात करें तो इरेगुलेटरी, इरेगुलेटरी मतलब कभी भी आ सकता है, रैंडम है तो बहुत कम टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना था। सीजनल मतलब टाइम पीरियड डिफाइन है, शॉर्ट टर्म होगा, और जो सेकुलर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो आंसर ए होगा, ये कम का टाइम पीरियड फिर से ज़्यादा, आपको करेक्ट सीक्वेंस शॉर्टेस्ट टर्म टू लॉन्गेस्ट टर्म में जाना था। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नॉट अमंग द थ्री क्वांटिटी, आपको पता है अगर इंडेक्स देखे तो प्राइस पर होता है, क्वांटिटी पर होता है, वैल्यू पर होता है, स्पेकुलेटिव पर कोई भी इंडेक्स नहीं होता, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया इंडक्टिव और डिडक्टिव से। देखिए यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट पूछा गया है, मेडिटेशन हेल्प मी फोकस, ओके, ऑफ ऑल हु प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑल आर एबल टू फोकस, मतलब दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू पूछा गया। ओके, ये है हेल्प मेडिटेशन हेल्प इम्प्रूव फोकस, मतलब ऑल से कुछ लोगों पर आ रहा है, तो ये डिडक्टिव होगा। मतलब डिडक्टिव जब होता है वो जनरल टू पर्टिकुलर होता है, सभी को करना चाहिए इसीलिए मुझे करना चाहिए, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर आ रहा है तो डिडक्टिव हो जाएगा, ए आंसर। ओके, ये फिर ये मैंने ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशो। ठीक है, तो लेवल कहाँ करते हैं, नॉमिनल में करते हैं। हाउस होल्ड इनकम, ओके, तो वो कैसे करते हैं, ऑर्डिनल में करते हैं, ये साफ सा आंसर आ रहा था। स्कोर, स्कोर नंबर के रेशो में देते हैं। ओके, तो आंसर इसका ए आ जाएगा। ओके, ए आंसर, ए ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा ए आंसर। मतलब लेबलिंग हम ऑर्डिनल नॉमिनल में करते हैं, हाउस होल्ड इनकम डाटा लोकेलिटी विद डिफरेंस डाटा ऑर्डिनल में करते हैं। इंटरवल कंपैरिजन कैसे करते हैं, ओके, लिखकर स्केल से कंपैरिजन करते हैं। और स्कोर कहाँ दे रहे हो, तो वो रेशो स्केल में दे रहे हो, तो ए आंसर हो जाता है। ओके, ये अब आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, थोड़ा सा अगर देखें, एफ टेस्ट जो होता है वो कंपेयर करता है मीन अमंग टी थ्री और मोर ग्रुप, नो स्टूडेंट। ओके, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। टी टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन बिटवीन टू ग्रुप, ओके, कंपेयर नहीं करता है, ये गलत हो जाता है। एफ टेस्ट अनोवा होगा वहां पर। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट रिक्वायर्ड अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन टू अडेयर द स्पेसिफिक अजम्पशन, ओके, ये चीज है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड फॉल्स हो जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, ये ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 95। आपसे पूछा गया है कि अगर सेम पर्सन, ओके, कौन सा अनएथिकल रिसर्च होगा जब सेम पर्सन एक अपनी अपनी जो उसने पीएचडी लिखी है वो डिफरेंट डिफरेंट पब्लिश जर्नल में पब्लिश कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये यूनिक था। उसको बोलते हैं सैलिमी स्लाइसिंग। अगर आपने नेट या किया है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था। तो सिंगल वर्क इन अ मल्टीपल डिफरेंट पेपर, ओके, ऑफ डाटा, कुछ भी मेथड कुछ भी नहीं चेंज किया, उसको बोलते हैं सेलेमी स्लाइसिंग, और ये अनएथिकल्स होता है। ओके, ये चीज़ है। अब जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, वो थे आपके मैनेजमेंट से। मैं आंसर आपको बता देती हूँ क्या आंसर है, इसको एक बार आप चेक कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मेड टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अकम्प्लिश करता है, इसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ है। पेस्टल और पिस्टल एनालिसिस जो होता है वो मॉनिटर किसके लिए करता है, वो मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर के लिए करता है। ओके, तो 97 का सी हो जाएगा। स्लॉट सॉट एनालिसिस, ओके, सॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म पता होगा, सबसे कोर कंपोनेंट्स क्या है, वो स्ट्रेंथ है। ओके, स्ट्रेंथ है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो इसमें पूछा गया है ऑल क्रिटिकल पोजीशन, ओके, ये है ऑन गोइंग प्रोसेस आइडेंटिफाई नेसेसरी कॉम्पिटेंस दैट वर्क टू असेस डेवलप्ड एंड रिटेन टैलेंटेड पूल ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, अगर आपको टैलेंटेड पूल ऑफ एम्प्लॉयज को क्या करना है, वर्क टू असेस डेवलप्ड एंड रिटेन, ओके, तो उस वो क्या होगा, वो सक्सेशन प्लानिंग होगी। ओके, तो ए आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट हम देखेंगे ये सिंपल सा था, मैच द फॉलोइंग मैनेजमेंट साइंस प्रोफेशन टॉप स्केल। अगर आप करते तो नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग डी आंसर है इसका। ओके, तो यहीं पर लास्ट के 5 क्वेश्चन मैनेजमेंट से थे और जो 45 क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक्स थे। अगर हम लेवल की बात करें स्टूडेंट, आप बोलोगे मैम लेवल, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट थे, सोचना पड़ रहा था, बहुत सारी चीज़ थे, लेकिन स्टार्ट लास्ट के अगर हम देखें 20 क्वेश्चन तो वो ईजी था। ओके, तो ये देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है। अब देखेंगे एग्जामिनर इस पर क्या आंसर देता है। मैंने रिसर्च किया है, जो आंसर मुझे फिजिबल लगा मैंने आपको बताया है। आपके कितने आंसर सही होते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपके सही हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे हैं तो निराश मत होइएगा, लाइफ आपको बहुत चांसेस देंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, वेरी मच। ऑल द कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। थैंक यू।